हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और आज के इस करंट फॉर्स वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका वाला। भारत पर अब 18 नहीं बल्कि 10% टैरिफ लगेगा और भी बहुत कुछ है, जानेंगे डिटेल में। शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यूएस यानी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद जो फैसला दिया, उसके बाद ट्रंप ने यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है दुनिया भर में? आंसर क्या होगा? 10%। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने दुनिया पर टैरिफ वॉर किया था, 50%, भारत पर तो 50% तक कर दिया था, बाद में फिर 18% पर बात बनी थी। तो एक तरह से अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ का हथौड़ा या फिर हंटर वो छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई इमरजेंसी जो पावर्स है, और तो उसका जो है ना तमाम देशों पर बेहिसाब टैरिफ लगाकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप का ये दूसरा टर्म था, ये दूसरा टर्म है, अभी दूसरी बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। उनका बड़ा एजेंडा यही था और इसी हथौड़े या हंटर के बदौलत वो दुनिया भर में बिल्कुल हंगामा मचा रखा था उन्होंने, और जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है। टैरिफ उनके शासन की पहचान बन गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने जो फैसला दे दिया है उसमें यही कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। अब क्या हुआ है कि 10% टैरिफ लगेगा अब, बस। दरअसल हुआ ये कि स्पेशल पावर था वहाँ के संविधान के अनुसार, लेकिन उसके लिए भी वहाँ की कांग्रेस यानी वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं, उससे परमिशन लेनी होती है। लेकिन जब परमिशन नहीं लिया तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रंप का सारा आदेश जो है ना पलट दिया। ठीक है, तो हालांकि ट्रंप अभी भी मान नहीं रहे हैं, और उसका बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, फैसला आने के बाद। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम दूसरे अमेरिका के दूसरे कानून के तहत दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा रहे हैं, और कहा कि हम सिग्नेचर कर रहे हैं जिस पर दुनिया भर में 10% का ग्लोबल टैरिफ लगेगा। मतलब ये हुआ कि जो मनमाना कभी 200% जैसे चीन पर, भारत पर 50% तक लगा दिया, और भी दुनिया के देशों पर जब मर्जी हो तब टैरिफ लगा देना, तो उस पर एक तरह से लगाम लगा दी है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ग्लोबल टैरिफ जो है ना वो अवैध है। अदालत का कहना था कि कांग्रेस की यानी संसद की अनुमति नहीं ली गई है, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ वो 6-3 के बहुमत से हुआ। मतलब 3 ने, टोटल 9 जज थे, उसमें से 6 ने कहा कि ये गलत है, हम खारिज करते हैं ट्रंप के इन आदेशों का, और 3 समर्थन में थे, लेकिन बहुमत से ये आदेश जारी हुआ है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने पलटवार किया। ट्रंप ने आलोचना की, कहा कि बहुत ही निराशाजनक है, और कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है, इतना भयानक कह दिया, और देश के लिए कलंक तक बता दिया उन जजों को। ठीक है, अब इसके बाद ही हुआ कि टैरिफ, उन्होंने कहा कि भाई हम टैरिफ तो लगाएंगे ही, हम वो टैरिफ नहीं लगा सकते इतना, लेकिन हम 10% वाले जो कानून है वहाँ का, उसके आधार पर हम टैरिफ लगा रहे हैं। भारत के लिए कहा कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है उस पर कोई बदलाव नहीं है, बस ये टैरिफ जो ना 18% लगना था भारत पर, वो घटकर अब 10% हो गया है। ठीक है, भारत और तमाम यूरोपीय संघ सहित अमेरिका ने जिस जिस से भी ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, समझौता किया हुआ है और कर रहा है, उन देशों पर वहाँ के संविधान की धारा 122 के तहत, यानी अमेरिका के, तो उसमें वैश्विक 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, और ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने एक और खास बात कही। क्या कही बात? कि भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें बदलाव नहीं होगा, केवल बदलाव होगा वही टैरिफ का, यानी 18% से घटकर 10% हो गया है। और ये भी कहा कि हम उन पर टैरिफ लगाएंगे और वो हम पर 0% टैरिफ लगाएंगे। उल्टा हो रहा है। इन्होंने बिल्कुल ताल ठोक कर कहा ट्रंप ने कि पहले भारत हम पर टैरिफ लगाता था और अब हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। पहले हम भारत के लिए 0% तक टैरिफ लगाते थे, मतलब बहुत
ना के बराबर। अब वो 0% भारत लगा रहा है, एक तरह से ये बात हो रही है। तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि क्या भारतीय जो कूटनीतिक हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वहाँ जो एम्बेसी है, वहाँ जो हमारे राजनयिक हैं, उनको पता नहीं था कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आने वाला है और ये भी संभावना है कि टैरिफ ये हो सकता है, तब बात कुछ अलग होती। समझ रहे हैं आप बात को? बात कुछ अलग होती कि मतलब जैसे एग्रीकल्चर को खोल दिया गया पूरी तरीके से, लगभग लगभग, ठीक है, अमेरिका का सामान भारत में आएगा, वो भी 0% पर आएगा, और अमेरिका का जो फूड से रिलेटेड सामान है वो सब बहुत कुछ कुछ चीज़ें सरकार ने कही है कि नहीं नहीं, सीधे अनाज नहीं आएगा बल्कि दूसरे रूप में आएगा, तो बाई प्रोडक्ट तो आ ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक और बात आपको बताऊं कि इन टैरिफ की वजह से अमेरिका ने लगभग 200 अरब डॉलर वसूले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ का आदेश आया है उसके बाद ये भी बात हो रही है कि क्या किन कंपनियों से टैरिफ वसूला गया था, यानी जैसे भारत की कंपनियां, भारत तो सीधे सरकार थोड़ी बेच रही है, कंपनियां ही बेच रही है। अगर भारत सरकार की भी कंपनी है तो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी भी तो कंपनी है, तो उन कंपनियों पर, दुनिया भर की कंपनियों ने जो वहां पर सामान बेचा, उससे जो 200 अरब डॉलर जो वसूले गए हैं उसका रिफंड का क्या होगा। तो कहा कि जो रिफंड की बात है अब उस पर मुकदमेबाजी होगी, ठीक है। अब जो होगा वो होगा, और लौटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और अगर कहा कि मतलब ये रकम, इससे पहले उन्होंने कहा होता अगर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया तो हमें रकम चुकाना पड़ सकता है, वापस देना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये रकम वापस देनी पड़े 200 अरब डॉलर, ठीक है। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है ना अपने ट्रेड एग्रीमेंट के लिए 10-15 दिन रुक सकता था, वो टाल सकता था कि हम इसको अभी एग्रीमेंट नहीं करते हैं, फाइनल हम मसौदे पर चीजों पर पहुंचेंगे 10 दिन 15 दिन बाद। सुप्रीम कोर्ट के वहां का फैसला आने वाला था और उसके इंतजार किए बिना ही भारत ने अचानक से ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था। और ये सब तब हुआ था जब लगातार जो एप्स्टीन फाइल है ना वो जारी होने लगी थी, उसी के बाद का घटनाक्रम ये सब देखने को मिल रहा है। अब उससे कनेक्शन है कि नहीं है ये पता नहीं मुझे, शायद ना हो, लेकिन भारत ने एग्रीमेंट किया और उसमें अब 18% 10% तो आ गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो थी यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के फल उत्पादकों के लिए, वो नुकसान भविष्य में बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम एग्रीमेंट लगभग लगभग तय कर चुके हैं, बस सिग्नेचर नहीं किया हमने। क्लियर हो गई बात। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपने जाना, भारत के साथ जो डील हुई है उस पर भी ये चीज़ें मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं, ठीक है। और ये जो चित्र है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया हुआ है, एआई के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि एआई कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किसके नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका जो एक गठबंधन है उस पर करार पर सिग्नेचर कर दिया, दस्तखत कर दिया। आंसर होगा अमेरिका। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पर सिग्नेचर कर दिया। और ये न्यूज भी देख रहे हैं द हिंदू में। ये एग्रीमेंट हुआ है कब? पैक्स सिलिका पर सिग्नेचर ये हुआ है, कल ही की बात है, यानी 20 फरवरी 2026 को। तो इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे, और भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं वो भी मौजूद थे, ठीक है। पैक्स सिलिका आखिर है क्या? यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी अलायंस है जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ये दिसंबर 2025 में शुरू किया गया। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसी जो बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक है उसको सुरक्षित, लचीली और इनोवेशन आधारित सप्लाई चेन बनाने पर केंद्रित है। इसके नाम का मतलब, पैक्स जो नाम है ना वो लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है शांति, स्थिरता, दीर्घकालिक समृद्धि। और सिलिका का मतलब हुआ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको संदर्भित करता है जो शुद्ध सिलिकॉन जो है ना उसमें रिफाइन होकर कंप्यूटर चिप्स और एआई हार्डवेयर आधारित बनता है। तो जो चिप्स बनते हैं ना मोबाइल का, जो अंदर लगे हुए हैं
चिप्स, तो उसमें सिलिकॉन लगा हुआ है और सिलिकॉन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो ये नाम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग को प्रतिनिधित्व करता है, दिखाता है। ठीक है, और क्यों बनाया आखिर, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, एग्जैक्ट मकसद क्या है? देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चेन सिस्टम है, शॉर्ट चेन है, वो विश्वसनीय देशों में रहे, अमेरिका के अंतर्गत ही रहे। चीन पर निर्भरता कम करना और जो टेक्नोलॉजी है उस पर नियंत्रण को प्रभावी बनाना, वो चाहता है कि वो जरूरी है। क्योंकि इस वक्त क्या हुआ है, जैसे आप देखेंगे ना कि अमेरिका का जो टैरिफ का हंटर था वो दुनिया भर के कई देशों पर चला, लेकिन चीन पर नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास दुर्लभ जो अर्थ मेटल्स हैं वो अवेलेबल है उसके पास, उसने सप्लाई रोक दी थी, उसकी वजह से अमेरिका में बेचैनी हो गई। और उसी के बाद से ये बात हुई कि पैक्स सिलिका बनाया जाए, जो कि सेमीकंडक्टर इन सब चीज़ों पर चीन से जो निर्भरता है वो खत्म करने की कोशिश हो। तो पैक्स सिलिका में कई देश मेंबर बन चुके हैं। भारत तो अभी नया नया बना है, अमेरिका तो स्थापक है, संस्थापक है, भारत नया मेंबर है। उससे पहले जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है ना वो मेंबर बन चुके हैं पहले से। तो पैक्स सिलिका बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। चीन को एक तरह से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा, एक अलायंस ऐसा हो जो चीन पर से निर्भरता बिल्कुल कम हो सके। भारत को इससे फायदा भी है और नुकसान भी है। एक तरह से हम अमेरिका के पूरी तरह से पाले में जा रहे हैं, उनकी नीतियों पर अब हम जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो सेमीकंडक्टर का निर्माण है वो सब चीज़ें चलेंगी। चीन से हम थोड़े इस चीज़ से दूर हो रहे हैं एक तरह से। ठीक है, भारत में सिलिका पाया जाता है और उस सिलिका का उपयोग अमेरिका भी कर सकेगा, अब चूंकि इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं उन सब की वजह से। तो भारत का सिलिका जो है ना वो दुनिया भर के सप्लाई चेन में भी आ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, पसंद आ रहा हो ये वीडियो तो लाइक बटन दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है करीब 45% ही हैं, हाँ 45% हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग देखते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ना उस पर ऑल वाला बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के। तो अगला यहाँ पर प्रश्न है, देख रहे हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी आईपीसी ने किन देशों से प्रतिबंध हटा दिया जिससे उनके खिलाड़ी अब अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे? आंसर क्या होगा इसका? बेलारूस और रूस। ठीक है, ये डी वाला आंसर ये सही होगा। ठीक है, अब हुआ क्या था, 2022 में बैन लगा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। तो आधिकारिक रूप से अब जो प्रतिबंध हटा लिया गया है रूस और बेलारूस पर। तो इससे क्या होगा, जो अभी मिलान कार्टिना 2026 जो पैरालंपिक चल रहा है, शीतकालीन कहिए उसको, इटली में, तो उसमें ये दोनों देश के जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ वहाँ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, कॉम्पिटिटिव में मतलब हिस्सा ले सकेंगे। और यदि पदक जीतते हैं तो उनका राष्ट्रीय गान भी बजाया जाएगा। इससे पहले ऐसा भी नहीं था कि इसके खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, ले पा रहे थे, लेकिन उसमें क्या था कि उनका राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं होता था और इनको इंडिपेंडेंट खिलाड़ी के तौर पर माना जाता था। ये नहीं कहा जाता था कि वो रूस से हैं या बेलारूस से। क्लियर होगी बात? क्यों बैन लगाया गया था? ये बैन जो है ना वो लगाया गया था 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष जो शुरू हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत ने किस समुद्री पड़ोसी द्वीपीय देश को उसकी पहली हाई स्पीड फेरी भेंट की है? आंसर का मालदीव। ये फेरी भारत की सहायता से निर्मित की गई है और उसको दिया गया है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, और ये इस तरह की फेरी है ये। ठीक है, तो वहाँ जो द्वीप हैं कई सारे, उसमें इंटरलिंक, वहाँ आने जाने इन सब में ये काम होगा। और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत ने उसके साथ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर साइन किया था फेज 3 के,
और इसी के तहत तहत भारत जो है ना मालदीव को 12 फेरी देगा उनमें, और उसमें से ये पहली हाई स्पीड फेरी ये है। एक बार मैप के जरिए देखते हैं। प्यारा भारत है अपना, और मालदीव जो है ना वो यहाँ पर ये दिख रहा है। ये सारे मालदीव के द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा समुद्री पड़ोसी देश है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैसे इसका पीडीएफ जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक दे दिया है। ओके, और शार्प लर्निंग ऐप पर भी ये पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं। आज के डेली का पीडीएफ यहाँ पर फ्री मिल जाता है आपको। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। दो तरह के मेंबरशिप प्लान, एक बेसिक है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के एसएससी सबके लेवल का है, और दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लेवल का है। और इससे क्वेश्चंस खूब टकराते हैं एग्जामिनेशंस में, ये बच्चे ही बताते हैं, आप सभी बताते हैं। तो इसमें क्या मिलता है आपको? पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहेगा, वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट। आप करंट अफेयर्स का टेस्ट दे पाएंगे शानदार ढंग से। ठीक है, तो ये 2 तरह का है और उस पर ऑफर भी चल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप के जरिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों की तरह मिजोरम पहले मतलब ये 1972 तक असम का हिस्सा हुआ करता था। 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना था, और फिर 20 फरवरी 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था मिजोरम को, और उस दिन ये भारत का उस वक्त 23वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। ठीक है, ये है मिजोरम, यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं। ओके, और इधर एक और राज्य त्रिपुरा। तो ये मिजोरम है, और उसकी राजधानी क्या है? आइजॉल है। मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, राज्यपाल हैं वीके सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और हाँ प्रश्न यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। देखिए उससे पहले करीब 1972 तक ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। अगला क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 उस यानी मिलान का जो 13वां संस्करण है 2026 में, तो उसका उद्घाटन किस जगह पर हुआ जिसमें 74 देशों की भागीदारी हुई है, वहां के नेवी की? आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, और भव्य आयोजन हो रहा है। ये 13वां संस्करण है मिलान का। ठीक है, तो फरवरी 2026 में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ये आयोजित हुआ। 74 देशों की भागीदारी रही है, और अब तक का ये सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है भारत का। दुनिया भर में नेवल एक्सरसाइज बड़े बड़े होते हैं, उनमें से ये एक है। मिलान जो है ना वो हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है, और मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में एक छोटे से क्षेत्रीय पहल के रूप में, जिसका उद्देश्य था कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो मित्र देश हैं उन सब की सेनाओं के बीच में सहयोग को बढ़ाना। अब धीरे धीरे ये विस्तार ले चुका है, और बहुत बड़े पैमाने पर नेवल एक्सरसाइज ये हो रहे हैं। ठीक है, आईएनएस विक्रांत भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये इंडियन नेवी की ओर से जारी फोटोग्राफ है। अगला क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया था? वर्ल्ड पेंगोलिन डे आंसर होगा फरवरी का 3रा शनिवार। और 2026 में ये कब है? तो 21 फरवरी को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि जो ये स्तनधारी है उसकी जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाने वाला जो स्तनधारी है वो यही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका अवैध शिकार बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो इसलिए इस दिवस का महत्व काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्यकार हैं
मणिशंकर मुखोपाध्याय, तो उनका निधन हो गया 20 फरवरी 2026 को। तो किस भाषाई साहित्य से जुड़े हुए थे? आंसर होगा बांग्ला। बांग्ला भाषा के बहुत ही चर्चित साहित्यकार थे। साहित्य क्षेत्र में उनको शंकर नाम से जाना जाता था। 92 ईयर की उम्र में उनका देहांत हो गया और लंबे समय तक साहित्यिक करियर में उन्होंने काम किया है। 100 करीब 100 उपन्यास लिख दिए हैं, लघु कथाएं लिख दी हैं और उनकी रचनाएं जो ना सिमबध्या और जन अरण्य, वो उस पर फिल्में भी बनी थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उस पर मतलब फिल्म न कहिए तो कलकत्ता ट्रिलॉजी उसका हिस्सा बनाकर उसको रूपांतरित किया था। 2021 में उनको साहित्य योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है ये। तो 21 फरवरी को ये मनाया जाता है और यूनेस्को ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। 1999 में ये दिवस घोषित किया हुआ था। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं और अनुमान ये है कि हर 3 महीने में दुनिया में किसी न किसी भाषा की मृत्यु हो रही है। साथ ही सदियों से जो फल फूल रही है संपूर्ण संस्कृति और उसका ज्ञान भी उस भाषा के साथ वो विलोपित हो रहा है, जिसकी भरपाई करना असंभव है। वेबसाइट है डाउन टू अर्थ, उसने लिखा है कि दुनिया भर में भाषाओं पर नजर रखने वाले जो गैर सरकारी संगठन है एथनोलॉग, उसके अनुसार इस समय दुनिया भर में बोली जाने वाली 7,149 इन 7,139 भाषाओं में 42% जो भाषाएं हैं वो संकटग्रस्त हैं, यानी विलुप्त होने की स्थिति में हैं। दुनिया में दुनिया की जो आधी आबादी है वो महज सिर्फ 24 भाषाएं बोलती हैं और बाकी आधी आबादी जो है ना वो 7,000 से ज़्यादा भाषाएं बोलती हैं। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं। भारत में भी जो है ना वो भाषा का संकट है, मौजूद है भारत में भी। आप ये देख रहे हैं कि कुछ ही भाषा आधी जनता बोलती है और आधी जो है ना वो 7,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण आपके लिए करंट अफेयर्स। भारतीय भाषा संस्थान भारत में है, तो उसने भारत की 117 भाषाओं की पहचान की है जो विलुप्त प्राय है। 117 भाषाएं विलुप्त प्राय हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले 10,000 से कम ही लोग बचे। भारत में भी भाषाएं बहुत सारी हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और शार्प लर्निंग ऐप पर आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं आप। अच्छा, कल संडे है तो वो वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। ओके, और मेंबरशिप प्लान भी अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, संडे को वीकली आएगा, फिर मंडे टू सैटरडे डेली करंट अफेयर्स में हम लोग मिलेंगे। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय।